नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। अब से कुछ ही मिनट पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम भारत के लोग में यही है कि भारत की तरफ से कनाडा को जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल बगैर कनाडा का नाम लिए ये यहां तक कह दिया कि भाई राजनीतिक फायदे के लिए किसी दूसरे के देश में उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी देना जायज नहीं कहा जा सकता। सीधा हमला कनाडा पर माना जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि कनाडा में चुनावी गहमागहमी के बीच में किस तरीके से ट्रूडो ने भारत के साथ संबंधों पर बीते एक हफ्ते से हमला कर रखा है और आपस में दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा तनाव इस हफ्ते 10 दिन के अंदर देखा गया है। मेरे साथ खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह यहाँ स्टूडियो में हैं, जिन्होंने पूरा भाषण सुना है जयशंकर का, उनके पास भी जाएंगे। इसके साथ दो डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, जयंत कृष्णा जी और मंजू सेठ जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उमा, क्योंकि आपने भाषण सुना और जो कुछ कहा जयशंकर साहब ने, वो समझ में आ रहा था कि वो ट्रूडो की बातों का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम बातें कही। G20 की जो हमारी जो उपलब्धियां रही वो गिनाया, लेकिन सबसे अहम बात है कि उन्होंने कहा कि आतंकवाद, चरमपंथ और जो हिंसा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो राजनीतिक सुविधा के हिसाब से जो बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि अंदरूनी मामलों में दखल की बात भी अपनी सुविधा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो आपने सही जोड़ा है इस बात को कि जिस तरीके से ट्रूडो जो हैं वो अपने अंदरूनी राजनीति में फंसे हुए हैं, उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है, उनकी सरकार जो डिपेंडेंट है वो जगमीत सिंह के समर्थन पे, जो कि अलगाववादी खालिस्तानी नेता हैं, और उस हिसाब से वो एजेंडा सेट करके चल रहे हैं। और भारत के खिलाफ उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया जिसके बारे में अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। तो ये एक बिना नाम लिए जाहिर सी बात है कि कनाडा को एक संदेश है कि इस तरह की बातें ना करें। और सबसे अहम बात यह है कि जो कुछ भारत ने अब तक मांगा है कनाडा से, वो है कि उन ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करे, वो नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है कि आरोप लेकर कनाडा सामने आ गया, तो अब इन्होंने ये बात सामने रखी। और एक और अहम बात जोड़ी कि जो कुछ देश पहले एजेंडा सेट करते थे और लगता था कि उस एजेंडे के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, वो मामला, वो दिन अब बीत गए हैं। और भारत ने जिस तरीके से मजबूती से ग्लोबल साउथ की बात की है, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराया है, इन सब बातों का हवाला देकर उन्होंने भारत की बढ़ती ताकत की ओर इशारा किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने अपना 20 मिनट का भाषण। जयशंकर साहब का वो साउंड बाइट तैयार है, तो हम चाहेंगे कि उसको यहाँ पर प्ले किया जाए। एग्जैक्टली क्या कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के इस बड़े मंच पे, आइए पहले वो सुन लेते हैं और फिर विशेषज्ञों के पास भी चलेंगे। जयशंकर साहब को पहले सुनते हैं। Mr. President, we must never again allow an injustice like vaccine apartheid to recur. Climate action, too, cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities. The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. इस लाइन के आगे दो लाइनें और बोलते हैं, उसके बाद अगर हम पूरा सुनेंगे तो बात समझ में आती है। जो बात उमाशंकर बता रहे थे कि किस तरीके से बगैर नाम लिए कनाडा पर जयशंकर साहब का एक तरीके से ये व्हील्ड अटैक था, ये छुपा हुआ हमला था, प्रत्यक्ष हमला था। मेहमानों के पास चलते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं और साथ में जैन साहब हैं। मंजू जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है और आपसे जानना चाहूँगा, जो कुछ हमने देखा 19 सितंबर को जब दोनों देशों के डिप्लोमैट्स को लेकर दोनों मुल्कों ने फैसला किया वापस लौटाने का, आज हम एक हफ्ते आगे आ चुके, 26 तारीख है आज, एग्जैक्टली एक हफ्ता हो रहा है। इस एक हफ्ते में बहुत पानी बह गया है आपस की तनातनी को लेकर, तनाव को लेकर। अब जब ये जयशंकर साहब ने इस मंच का इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि भारत का रुख अभी और कड़ा होगा इस पूरे मामले पर? आई थिंक जो जैसे इन्होंने UN में कहा है, ये तो बिल्कुल थोड़ा करना ही पड़ेगा रुख हमें कड़ा, क्योंकि ये जैसे उनके पार्लियामेंट में भी आज खबर आई है कि वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस निजत का बहुत उनकी सराहना कर रहे हैं और उनकी कह रहे हैं उनकी बिल्कुल तह तक पहुंचिए और इंडिया के अगेंस्ट पूरा एक्शन लीजिए। तो इस किस्म की बातें जो है उसमें कोई उनके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है। और मुझे लगता है इसमें हो सकता है कि और ताकतें भी अपना उनमें पाकिस्तान और चीन की जैसे वो भी उसमें थोड़ा अपना फ्यूलिंग कर रहे हैं इसमें।
और खालिस्तानी जो प्रो खालिस्तानी है उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप और कुछ अपने इस मामले को ठीक मत होने दीजिए। पर साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं कि उनके जो मिनिस्टर आए हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज कनाडा के वैसे रहेंगे और क्वाड में भी हम वैसा के वैसा ही अच्छा वो करेंगे कोऑपरेशन। तो ये मिक्स्ड मैसेजिंग तो हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट में जो है क्योंकि पीएम ट्रूडो जो है उनकी सरकार खतरे में है, बिल्कुल एनडीपी के सपोर्ट पे निर्भर है। तो इसलिए इस वक्त उनके दबाव में आके मुझे लग रहा है सब कुछ वो बोल रहे हैं। और लेकिन साथ में ईएम के मैसेजिंग तो हमने कर दी है वेरी क्लियर ईएम के स्पीच के थ्रू, डॉक्टर जयशंकर के स्पीच के थ्रू। लेकिन मुझे इस वक्त नहीं लग रहा है कि कोई भी ज्यादा उन पे असर होने वाला है पीएम ट्रूडो पे, क्योंकि उनको अपनी सरकार बचाने का इस वक्त मेन उनका इरादा है। और जब तक और देश जो है यूएस वगैरह, जयंत कृष्णा जी के पास चलता हूँ। जयंत जी, भारत का रुख क्या है हम सब जानते हैं, और हम जिस तरीके से हमने कड़ाई से जवाब दिया है कनाडा को, हमने बीते एक हफ्ते में देखा भी है। अगर मैं जून से बात करूं जब निज्जर को मर्डर किया गया और आज से लेकर अब तक करीब 3.5-4 महीने हो रहे हैं, इस दरमियान ट्रूडो साहब दिल्ली भी आ गए, G20 की बैठक में भी आए, बातचीत भी हुई, हैंडशेक भी हुआ, 19 तारीख को यह फैसला लिया। मैं दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूं जयंत साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 आईज हैं, जो बाकी 5 आई मुल्कों का जो एक गठजोड़ बना हुआ है, जिसमें यूएस भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, ये तमाम लोग एक साथ खड़े हो गए हैं, या इनकी सिंपैथी जो है वो कनाडा की तरफ ज्यादा दिखाई दे रही है इस मामले में रादर देन भारत के। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कनाडा ने जब इस तरह से रिएक्ट किया था निज्जर के मर्डर के बारे में, तो ये आइसोलेशन में नहीं किया होगा। खास तौर से यूएस का, यूके का, यहाँ से उसको साउंडिंग बोर्ड पहले यूज किया गया होगा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद कुछ जो इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत हाफ बेक्ड कनाडा के पास है निज्जर मर्डर के बारे में, वो शायद किसी तरह से कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने कनाडा तक पहुंचाई हैं, जिसमें लगता नहीं है कि कुछ भी सच्चाई है। एक चीज सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक ट्रूडो साहब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कनाडा में काफी बड़ा इंडियन सिख डायस्पोरा है, लेकिन ये अजम्पशन कि जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है सिख का कनाडा में, उसमें मेजॉरिटी सिख को इनको खालिस्तान के उसको सपोर्ट करती है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं वहां पर, मुझे अच्छा खासा इसके बारे में आइडिया है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिख डायस्पोरा इन कनाडा डज नॉट सपोर्ट अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट लाइक खालिस्तान, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ये भी लगता है कि जो ट्रूडो हैं वो, उनका क्योंकि डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कनाडा में घट रही है, उनके इलेक्शंस की तरफ भी नजर है, लेकिन अगर एक बहुत सी माइनॉरिटी सिख पॉपुलेशन कनाडा की उनको सपोर्ट करती है, इस पे तो इनका कोई भला नहीं होने वाला है। और मैं एक बात बड़े बिना विदाउट मिंसिंग वर्ड्स बता दूं कि अगर ये रिलेशनशिप खराब होती जाती है, जैसे वीजाज नहीं इशू होंगे, कुछ दिनों बाद एयरलाइन भी नहीं चलेगी जब ववीजाज नहीं होंगे, तो कनाडा हैज टू लूज मोर देन इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखिए कनाडा की यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, एक मेजर डिपेंडेंस है इंडियन स्टूडेंट्स पे। नए जो सत्र के एडमिशंस वो होंगे, वो लोग कैसे जाएंगे? बहुत सी ऐसी चीजें हैं। बिजनेस में भी अगर देख लीजिए तो मुझे नहीं लगता कि एक आध एरियाज को छोड़ के इंडिया में कोई भी चीज। इनफैक्ट जैन साहब, आप जब ये बातें बोल रहे हैं ना, तो हमारा ग्राफिक्स भी, हमें दर्शकों के लिए बता दूं, हम ग्राफिक्स जो दिखा रहे हैं बिल्कुल रिलेट कर रहा है कि जैसे जैन साहब जो कह रहे हैं कि अगर भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए यहां से आगे जाकर, तो भारत से अधिक नुकसान कनाडा को होने वाला है। उमा शंकर हमारे साथ है। उमा, हमने आपको वो एक्सप्लेनर देखा था 2 दिन पहले, जब आपने समझाया था कि कैसे कनाडा में करीब 16-17 लाख की आबादी भारतीयों की है, और उसमें ज़्यादातर हिंदू हैं और उनसे कुछ कम परसेंटेज सिख हैं, और सब सिख खालिस्तानी है ये ज़रूरी नहीं है। जो 80 के दशक में चले गए थे शायद भाग के पंजाब में के अत्याचारों से पुलिस के, तो शायद आप कह सकते हो कि उनमें एक हमदर्दी हो सकती है, लेकिन वो परसेंटेज भी गिना चुना हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे में ट्रूडो को क्या विश्व का समुदाय ट्रूडो के साथ खड़ा होगा? क्योंकि हमने आज देखा श्रीलंका, बांग्लादेश, तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के रिएक्शंस आए हैं, उनके डिप्लोमेट्स के रिएक्शंस आए हैं जो भारत के साथ खड़े हुए हैं।
जी देखिए, जहाँ तक पहले फाइव आइज की बात करते हैं, फाइव आइज एक दशकों पुराना जो संगठन है और जाहिर सी बात है कि वो आपस में एका दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरह के बयान आए उसमें साफ तौर पे वो एक संतुलित लाइन लेकर चलता हुआ दिख रहा है। वो बात तो कर रहा है कि ये चिंताजनक है जिस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इसके पीछे एक मध्यस्थता की बात भी कर रहा है। हालांकि मध्यस्थता किस स्तर पर और किस तरीके से हो ये बात साफ नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका एक मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक उनके पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक कंपल्शंस की बात है तो हम जानते हैं कि किस तरीके से जो 8 वहाँ पे सीटें हैं कनाडा में, वो सीधे सीधे जो सिख समुदाय के जो वोट हैं उससे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 16-17 और सीटें हैं। देखिए, बात वहाँ पर यह है कि ये जो अलगाववाद की जो भावना है उसकी बातों को फैलाकर, भारत विरोधी गतिविधियों को चलाकर बरगलाने की कोशिश होती है। तमाम सिख वहाँ पे खालिस्तान समर्थक नहीं है। बहुत छोटा सा जो वहाँ पर ये जो आंकड़ा है वो बहुत छोटा है, और वो भी खासतौर पर जहाँ जहाँ गुरुद्वारा जो लोग वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और जो आपने बताया कि 70-80 के दशक में जो गए, उनके अंदर जो एक फीलिंग है वो चाहते हैं कि उस इलाके के लोगों को बरगला कर रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे सिख समुदाय इस तरह से है कि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, वो फंडिंग इतना ज़्यादा लेकर पॉलिटिशियंस को देते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। इसलिए 4 करोड़ की आबादी में जब वो 7,70,000 के आसपास है, ये तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.1% है, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। इस वजह से जो ट्रूडो हैं वो बाध्य हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जगमीत सिंह जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया हैं और अलगाववादी खालिस्तानी नेता हैं, उनके इशारे पर वो चलते नजर आ रहे हैं। मैं मंजू, इन परिस्थितियों में आपने भी चिंता जताई है जो कुछ और हम देख रहे हैं। मंजू जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या भारतीय छात्र, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में अभी कनाडा में हैं, बहुत से लोग कनाडा में रह रहे हैं और वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, कोर्सेज करके वापस लौटते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल में, उनके लिए कोई चिंता की सबब है इस टाइम पे, उनके पेरेंट्स के लिए जो यहाँ हिंदुस्तान में है? मेरा मानना है इस वक्त तो इतना नहीं है कोई भी उनको चिंता करने की जरूरत। लेकिन अगर जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू कर दिए कॉन्सुलेट्स के सामने और इंडियन कॉन्सुलेट्स के सामने, और सब जो इनके अगर इनको रोका नहीं गया तो फिर रास्ते में राह चलते इंडियंस को, हिंदुओं को टारगेट करने की नौबत आ सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कोई चिंता की बात नहीं है। और जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज ने भी एक अश्योरेंस दिया है कि हमारे कैंपसेस बहुत सिक्योर हैं, हम किसी को यहाँ अंदर नहीं आने देते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन अगर रास्ते में जैसे वो थ्रेटन कर रहे थे मिस्टर पन्नू की हम उनको मार देंगे, उनको हिंदुओं को टारगेट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बोल रहे हैं आप यहाँ से जाइए वापस, अगर उस किस्म की नौबत आती है तो तब स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि कनाडा को, जैसे इन्होंने कहा भी कि बहुत जरूरत है कि यूनिवर्सिटीज को इंडियन की, तो शायद वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये आउट ऑफ हैंड ना जाए सिचुएशन, और ये थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले पर जो सरकार है। आप तीनों से, उमाशंकर तो खैर हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, उनके साथ तो बात होती रहती है, स्पेशली आप दोनों से बात करके, जयंत जी और मंजू जी, अब बहुत चीज़ें समझ में आई। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, आप तीनों को शुक्रिया अदा करते हुए, कि अगर ये संबंध और ख़राब होते हैं तो नुकसान ट्रूडो का ज़्यादा है। ट्रूडो साहब जो कि चुनावी वर्ष में हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी की सरकार चला रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो पार्टी है जिसकी मदद से वो चल रही है एनडीपी, वो सिखों के द्वारा चलाई जाती है। कुछ खालिस्तानी सपोर्टर्स उस पार्टी में हैं, इसीलिए ट्रूडो की मजबूरी समझ में आ रही है। पर कुल मिलाकर भारत का स्टैंड बहुत साफ है कि अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाओगे तो हम आपका दबाव का जवाब दब के नहीं देंगे, हम आगे बढ़ कर देंगे। अब तक तो कम से कम एक हफ्ते में भारत ने यही करके दिखाया है। ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटते हैं तो हम भारत के लोग जारी है।